हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे डीपीपी सॉल्यूशन की। देखो भाई, उम्मीद हमेशा मैं करता हूं कि डीपीपी आप लोग सॉल्व करते होंगे, और अगर नहीं कर रहे हो तो भाई नुकसान है आप लोगों का। किया करो सॉल्व, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये कौन बताएगा? वो डीपीपी बता दिए। तो भाई डीपीपी सॉल्व करना जरूरी होता है, आपको सॉल्व करनी चाहिए, कितने भी क्वेश्चन हो, डजंट मैटर, सॉल्व करो पर। ठीक है। एंड इन केस अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए तो मैं हूं ना, फिर मैं बताऊंगा, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। एनीवे चलिए भाई, तो शुरू करें। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम आशीष कपलेश, पिछले 6 सालों से मैं जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को अभी तक पढ़ा चुका हूं, और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है आपके लिए फायदेमंद होगा अगर आप मेरी ये कही हुई बातों को फॉलो करते हो चले। जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता हूं उनके सेल्फ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं बना रहे हो तो अभी शुरू कर दो, टाइम है। क्योंकि इसके अलावा डीपीपी सॉल्व करना, मैं पहले भी बोल चुका हूं, डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टॉपिक को पढ़ के भाई उसके सवाल भी तो बनने चाहिए। टॉपिक पढ़ के क्या करोगे? हाँ ठीक है, माना टॉपिक पढ़ने से ज्ञान मिलता है, लेकिन भाई वो जेईई में काम भी तो है, वो ज्ञान, क्वेश्चन तो सॉल्व हो। तो वो चीज डीपीपी बताती है आपको। ठीक है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आप लोगों को, किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, सॉल्व करते करते समझ नहीं आता क्या करें, तो उसके लिए मैं वीडियो सॉल्यूशन बनाता हूं, वो आप हेल्प ले सकते हो उससे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीशन के बाद यहाँ पे 3-4 सेशंस होते हैं जिसमें मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कवर करवा देता हूं। तो उनको भी मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए यार, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कराता हूं, वो भी मेरे साथ सॉल्व करो। और ट्रस्ट मी, अगर इस पैटर्न के हिसाब से आपने प्रिपरेशन चालू कर दी ना, तो आपका सिलेक्शन 100% है, कि इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। फिर बस ये है कि अपनी शिद्दत जो है ना, वो इस पैटर्न को लेके ये फिक्स रखना भाई। ये नहीं होना चाहिए कि 1-2 हफ्ते तक ये शिद्दत होती है, उसके बाद वो तुम्हारी शिद्दत कहीं और शिफ्ट होकर किसी और के लिए हो जाती है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। एनीवे चलिए भाई, तो पेन और पेपर तो हो गए सी। पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। पहला सवाल हमसे क्या कहता है? रिवर हैज अ विड्थ ऑफ 0.5 किलोमीटर्स एंड फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट with a speed of 30 km per hour. If a boatsman starts sailing his boat at a speed of 40 km per hour normal to the bank, the boat shall cross the river in time. बेटा बोट जो है रिवर को कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ये हमें बताना है। बता पाएंगे? बहुत टफ क्वेश्चन हो गया क्या? तो लेट्स ड्रॉ अ रिवर. So I'm having this river having the width of how much is the width? है 0.5 किलोमीटर। खो गया है कहाँ विड्थ? मिल गई। इट्स ऑफ 0.5 किलोमीटर, है ना? And it flows from west to east, so like a river is flowing like this in this direction. Velocity of river, which is you're given as 30 kilometers per hour. So, and if a boatsman starts sailing his boat at a speed of 40 km per hour normal to the bank, बेटा ये नॉर्मल है किनारे के। बैंक मतलब वो बैंक नहीं होता है, किनारा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बोट इन रिवर। बेटा दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट इन रिवर। पानी के अंदर चलने की जो वेलोसिटी होती है, इट इज गिवन टू एज 40 किलोमीटर्स पर आवर। सो नाउ इट्स आस्किंग मी फॉर द टाइम टू क्रॉस द रिवर, है ना? कितने टाइम में नदी को क्रॉस किया जाएगा। ये बात मैं भी जानता हूं, ये बात आप भी जानते हैं, और सारा जमाना जानता है कि अगर आप नदी को क्रॉस करना चाहते हैं, और अगर आप नदी को परपेंडिकुलरली क्रॉस करते हो तो सीधा तो नहीं पहुंच सकते। ये बात जानते हो ना? हाँ बिल्कुल सर, हम ये बात जानते हैं, हम यहां तो नहीं पहुंच पाएंगे, बल्कि हम यहां कहीं पे पहुंचेंगे जाके। कोई बात नहीं, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस ये पूछ रहा है कि नदी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। सो टाइम इज सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितनी स्पीड से जा रही है? VBR. सो इट इज गिवन एज 0.5 डिवाइडेड बाय VBR इज योर 40 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो यहां से जो टाइम बनेगा, इट विल बी योर 5 8 40, 1/80 मिनट्स में कन्वर्ट किया जाए इसको, मिनट्स में कन्वर्ट किया जाए इसको, 5 8 40 होता है ना भाई। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इट विल बी 60 डिवाइडेड बाय 80 मिनट्स। सो आई थिंक इट कम्स आउट बी 3/4, which can be written as 0.75 मिनट। क्या यही ऑप्शन बनता है? देखो जरा, 3/4 को 0.75 भी लिखते हैं, तो ये हमारा 0.75 मिनट हो जाएगा।
1/80 आवर्स में था एंड वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू द मिनट्स बेटा। तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, 1 घंटे में 60 मिनट होते, 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो कहानी मिनट्स में कन्वर्ट हो गई। तो हमारे ऑप्शंस भी मिनट्स में थे, इसलिए हमने ऐसा काम किया। एंड हियर द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हम लोग। डन। Now let's move on to the next सवाल। सवाल कहता है a bus move over a straight level road with an acceleration a. A boy in the bus drops a ball outside. बेटा सीधी सी बात है, यहां पे एक बस है, एक हॉरिजॉन्टल रोड पे ये बस चल रही है। एक बालक ने क्या किया, थोड़ी सी शैतानी कर दी। शैतानी क्या की उसने कि इस बस से एक बॉल को ड्रॉप किया उसने। बेटा जैसे वो बॉल को ड्रॉप करेगा तो बॉल के पास एक एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ और एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लाएगा। चलती हुई बस से अगर तुम किसी भी बॉल को ड्रॉप करोगे तो भाई बॉल नीचे जाएगी, आगे भी जाएगी, तो बॉल एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते जाती है। तो दिस विल बी द पाथ ऑफ द बॉल बेटा। नाउ द पॉइंट इज कि वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बस एंड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। बस और अर्थ के रेस्पेक्ट में बताइए बेटा। अगर ये बस एक्सेलरेट कर रही है तो ये बॉल जो है मेरे बच्चे, अगर ये बस एक्सेलरेट कर रही है तो ये बॉल भी एक्सेलरेट करेगी, एक एक्सेलरेशन तो जी आएगा। अगर ये बस एक्सेलरेट करती है ए से, अगर ये बस एक्सेलरेट करती है ए से तो ये बॉल भी ए से एक्सेलरेट करेगी। तो विद रेस्पेक्ट टू द बस बेटा, बस के रेस्पेक्ट में देखें तो ये बॉल कुछ इस प्रकार से जाना चाहती है। तो with respect to the bus, I think with respect to the bus, the acceleration will be under root of a square plus का g square। रिजल्टेंट निकालना तो आता ही होगा आप लोगों को। With respect to the bus तो यही होगा बेटा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अर्थ से देखोगे तो आपको बॉल नीचे गिरती हुई दिखेगी। अर्थ से देखा तो ये बॉल हमें नीचे गिरती हुई दिखी, तो उस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना g हो जाएगा। तो मैं बोलूं सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। भाई देखो, अगर एक आदमी यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है तो उसने क्या देखा, उसने तो यही देखा ना कि सर देखो क्या है, मैं तुम्हें सीधा सा फंडा बताता हूं। बस के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो सूडो फोर्स की कहानी लगा सकते हो आप लोग यहाँ पे। अब सूडो फोर्स क्या होता है यार, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत आ गई। सूडो फोर्स का ज्ञान ही नहीं है भी हमारे पास। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ध्यान देता हूँ। अगर आप किसी चलती हुई बस से इसका ऑब्जर्वेशन करते हो तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगता है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आता है। ये तभी कंसीडर किया जाता है जब किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो। तो इसका नेट एक्सेलरेशन इसकी तरफ आएगा बेटा। बस वाले को क्या लगेगा कि ये बॉल ऐसे जा रही है, बस वाले को क्या लगेगा कि ये बॉल ऐसे जाके गिरेगी। तो बस वाले के लिए इसका जो नेट एक्सेलरेशन ये है, लेकिन ग्राउंड से अगर आप देखोगे तो ये नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी आएगा बेटा। यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी चलती हुई बस में होते हो तो बाकी चीजें आपको पीछे जाती हुई दिखती है। अगर आपकी बस आगे एक्सेलरेट कर रही है तो बाकी की चीजें पीछे एक्सेलरेट करती है। तो बस आगे जा रही है तो बस के रेस्पेक्ट में ये बॉल पीछे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है ना। तो अगर आप किसी भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से, जैसे कि मान लीजिए मैं बस में खड़ा हूं एंड नाउ आई एम इन द एक्सेलरेटिंग फ्रेम, अगर आपने किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देखा तो यहां पे सूडो फोर्स लगेगा। अगर आप नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम यानी कि ग्राउंड जो है वो नॉन एक्सेलरेटिंग है बेटा, ग्राउंड जो है इट इज योर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। ठीक है, तो ग्राउंड हमारा क्या हो जाएगा, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो जाएगा। ये बस क्या है हमारी, एक्सेलरेटिंग फ्रेम। बस क्या हो जाती है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम होती है। तो अगर आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से देखोगे तो आपको सूडो फोर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। उसके हिसाब से क्या होता है भाई, जितने एक्सेलरेशन से बस आगे जाती है पार्टिकल पे, उतना एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगता है। लेकिन ये तभी लगाना जब आप बस के अंदर से देख रहे हो। अगर आप ग्राउंड से देख रहे हो तो ये चीज नहीं लगती। ग्राउंड से देखने पे आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, वो है जी। तो ग्राउंड से देखा तो सिर्फ जी दिखा, बस से देखा तो हमें ये दिखा। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू जी। बेटा यहाँ पे कोई सूडो फोर्स नहीं लगता है क्योंकि, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन रहेगा फिर इसमें। ठीक है, हमारा जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। इट शोज कि भाई यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द बस इसका एक्सेलरेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रहेगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो रहेगा जी। गॉट इट, नोट कीजिए। बाकी सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे, खुद ब खुद समझ आएगा आपको, है ना। तो अभी परेशान मत हो, लिख लो इसको। क्लियर नोट सभी ने, समझ गए सारी बातें, क्लियर रहेगा ना फंडा। बस के रेस्पेक्ट में क्या है भैया, पीछे की तो बस बॉल जा रही थी तो नीचे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, तो बस के रेस्पेक्ट में ये हो गया। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल नीचे आ रही है तो हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया। दैट्स इट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
A man standing on a road has to hold his umbrella at 30 degree with the vertical to keep the rain away. ठीक है, जब आदमी खड़ा होता है बेटा तो उसको अपना अम्ब्रेला जो है वर्टिकल से 30 डिग्री पे रखना पड़ा जिससे कि वो बारिश से बच सके. He throw the umbrella and start running at 10 किलोमीटर पर आवर. उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया और भागने, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया उसके ऐसे. He find that the raindrops are hitting his head vertically. और जब वो भाग रहा था तो उसने देखा कि बारिश जो है सीधा सीधा उसके सर पे गिर रही थी. Find the speed of the rain with respect to the ground. ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बता. बड़ा सिंपल सा फंडा बेटा, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बातें हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग. ठीक है, जब आदमी खड़ा है तो उसने अपने अम्ब्रेला को ऐसे रखा हुआ है वर्टिकल से 30 डिग्री पे. मतलब कि जब आदमी रेस्ट पे था तो उसको बारिश ऐसे गिरती हुई दिख रही थी. जब आदमी रेस्ट पे था तो बारिश ऐसे गिर रही थी बेटा, इसलिए उसने अम्ब्रेला ऐसे रखा. और जब भी वेलोसिटी ऑफ मैन 0 होता है, यानी कि जब भी आदमी रेस्ट पे होता है, जब भी आदमी रेस्ट पे होता है, तो मैंने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होता है, इट इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन. क्या बात है ना. तो एक चीज तो देखने को मिली कि जब आदमी रेस्ट पे होता है तो जो वेलोसिटी, जब आदमी रेस्ट पे है तो जो वेलोसिटी रेन की होती है विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो एक्चुअल वेलोसिटी होती है रेन की. तो जब आदमी रेस्ट पे है या फिर तुम खड़े हुए हो, बारिश गिर रही है, तो जो वेलोसिटी तुम्हें बारिश की लगेगी वो उस बारिश की एक्चुअल वेलोसिटी थी. ठीक है, ये कब होगा? जब आदमी रेस्ट पे था. अभी भी आदमी रेस्ट पे है, उसने अम्ब्रेला 30 डिग्री पे रखा है, दैट मींस बारिश अभी ऐसे गिर रही है. दैट मींस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन. This is not the velocity of rain with respect to man. This is the actual velocity of rain जो कि वर्टिकल से 30 डिग्री पे गिर रही है. तो बारिश असल में ऐसे गिर रही है. अब उसने छाता फेंका और भागना शुरू किया. बेटा जैसे ही वो छाता फेंकेगा और भागना शुरू करेगा, what will happen? तो मैंने बोला लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, ये यहां पे है वेलोसिटी ऑफ रेन, तो उसको बारिश वर्टिकली गिरती हुई नजर आई. सो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. सो दिस विल बी योर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. सो आई मस्ट से कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन को लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस का वेलोसिटी ऑफ मैन. Velocity of rain with respect to man can be written as VRM J cap, वो भी माइनस का, प्लस में VM. ये डायरेक्शन के साथ लिख दिया मैंने बेटा इसको ना, इसको मैंने डायरेक्शन के साथ लिख दिया. क्या आपको VR का डायरेक्शन पता है ऑलरेडी? It is your 30 degree from the vertical. But if it is 30 degree from the vertical, so tan 30 can be written as, tan 30 degree can be written as perpendicular upon base VM divided by VRM. है ना. tan थीटा को क्या लिखोगे बेटा? अगर ये एंगल वर्टिकल से होता है तो वो परपेंडिकुलर, यहां पे देखो ना, इट विल बी योर वेलोसिटी ऑफ मैन. खुद ही सोचो क्या ये वेलोसिटी ऑफ मैन बनेगा? माइनस में आएगा, बट दिस विल गिव यू द कंप्लीट रिजल्टेंट. देखो VRM क्या होगा बेटा? VR क्या है? ध्यान से देखो, VR क्या है? VRM और VM का रिजल्टेंट. VRM और VM का रिजल्टेंट इज योर VR. VRM VM का रिजल्टेंट है VR. वेक्टर पढ़ा है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन. तो यहां पे tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस VM अपॉन VRM. तो वहां पे देखो बेटा VM कितना है? वेलोसिटी ऑफ मैन 10 है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन. ये हम यहां पे इनके मैग्नीट्यूड्स लिख रहे हैं एक्चुअल में. ठीक है, सो tan 30 इज 1/√3. सो फ्रॉम हियर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कम्स आउट बी 10√3. ठीक है, तो यहां पे किलोमीटर पर आवर में चल रही है कहानी, किलोमीटर पर आवर में चल रही है. हाँ सर, किलोमीटर्स पर आवर. So now put this value here. So velocity of rain can be written as minus का 10√3 j cap plus का 10 I cap. तो VR का मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज √10√3 का स्क्वायर. दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को? रुको अभी दिख जाएगा. 10 का स्क्वायर. सोच के देखो, क्या मुझे स्पीड बतानी थी, यानी कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताना था,
सो मैंने बता दिया 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10√3 का स्क्वायर 300 होता है। लेट्स सॉल्व इट अगेन। कहां सॉल्व करूं इसको, मैं अगले पेज पे कर देता हूं। सो वी आर का जो मैग्नीट्यूड था हम वही फाइंड कर रहे हैं। इट विल बी √10√3 इसका स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सो इट कम्स टू बी √300 plus 100 √400 and solving gives you 20 km/h. So this is the speed of the rain. बेटा ये रेन की जो स्पीड है हमने वो डिफाइन कर दी है, रेन की स्पीड हमने डिफाइन की है यहाँ पे, ठीक है। सो वेल दिस इज द स्पीड ऑफ द रेन 20 km/h। आई होप सभी को समझ आया होगा। वैसे भी समझदार लोग देखेंगे, समझदारी दिखाएंगे, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड बन ही नहीं सकता था तो उसको तो हटा दीजिए, km/h में ही कहानी चलेगी। सो 20 या फिर 20√3 कोई एक होना था। सो हमारा आंसर 20 आ रहा है। तो दिस अगेन गॉट इट। समझ गए सारे बच्चे अच्छे से, पक्का नोट कर लीजिए इसको। किया नोट? ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी था, है ना, कि जब आदमी रेस्ट पे होता है तो वो जो उसकी वेलोसिटी होती है वो एक्चुअल वेलोसिटी के बराबर होता है। फिर ये वाला पार्ट भी नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया सभी ने नोट? यहां तक आ गए? देन कम ऑन टू दिस पार्ट, ये भी कर लिया नोट? बहुत बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बोलता है 2 cars A and B आर मूविंग वेस्ट टू ईस्ट एंड south to north respectively along the crossroad. A moves with the speed of 20 meter per second and in 500 meter away from the point of intersection of crossroads. B moves with the speed of 15 meter per second and is 400 meter away from the point of intersection of crossroad. Find the shortest distance between them. इनके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? बड़ा ही प्यारा सवाल। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप रिलेटिव से सॉल्व कर लो या फिर आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहां पे इसको सॉल्व करके बताता हूं। देखो भाई, रिलेटिव से सॉल्व करते हैं क्योंकि हम रिलेटिव का पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। दो गाड़ियां बेटा ए और बी। ए जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। सो लेट अस कंसीडर दिस टू बी कार ए। यहां पे ये वाली जो है ये कार ए हो जाएगी अपनी, है ना। दिस इज योर कार ए मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और ये अभी कितनी दूरी पे है? 500 मीटर की दूरी पे। क्रॉस सेक्शन से कितनी दूरी पे है? 500 मीटर। कितनी स्पीड से चलेगी? 20 मीटर पर सेकेंड। एक और गाड़ी है मेरे पास में, ये रही वो कार बी। कार बी क्रॉस सेक्शन से अराउंड 400 मीटर की डिस्टेंस पे है एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर, है ना। 500 मीटर, हाँ 15 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्स? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्स? ये हमें बताना है। इस क्वेश्चन को रिलेटिव से सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, छोटे पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे आप क्या करोगे, किसी टाइम टी पे इस गाड़ी को देखोगे, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको देखोगे, फिर वहां पे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अभी एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी चीजें फाइंड आउट करें, सो इट वुड बी बेटर कि अगर आप इस चीज को रिलेटिव से सॉल्व करो तो, है ना। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के। पहले आप निकाल लो भाई, किसी टाइम टी में गाड़ी यहां चली होगी, किसी टाइम टी में गाड़ी यहां चली होगी, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बचा होगा 400 माइनस का 15t, यहाँ पे डिस्टेंस बचा होगा 500 माइनस का 15t, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना होगा, कुछ ऐसा करके सॉल्व करना पड़ता है उसको, ठीक है। यार ये सब क्यों निकाले हम सीधा रिलेटिव से सॉल्व करते हैं। रिलेटिव का फंडा बोलता है कि यार जब भी आप दो गाड़ियों की कहानी को सॉल्व करते हो तो जो ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है। ऑब्जर्वर की खासियत है कि वो हमेशा खुद को रेस्ट पे कंसीडर करता है। तुम लोग भी देखो, तुम भी खुद को रेस्ट पे मानते हो और बोलते हो कि सर आप तो मूव कर रहे हो। वहीं पे मैं अपनी बात करूं तो मैं खुद को रेस्ट पे मानता हूं और बोलता हूं यार तुम लोग पीछे की तरफ मूव कर रहे हो। तो जो भी ऑब्जर्वर होता है वो हमेशा अपने आप को रेस्ट पे मानता है, ठीक है। तो यहां पे भी किसी एक गाड़ी को बनाते हैं ऑब्जर्वर। जैसे मैंने बोला बी को मान लेते हैं ऑब्जर्वर है ना। तो लेट अस कंसीडर बी एज ऑब्जर्वर। लेट बी जो कार है वो हमारी ऑब्जर्वर हो जाएगी। बी को माने, चलो ए को मान लेते हैं, ठीक है।
ए को मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जो अच्छा लगे, ए को ऑब्जर्वर मान सकते हो, बी को मान सकते हो, ठीक है, जो तुम्हें पसंद आए वो चलेगा। किसको माने, चलो बी को ही मान लेते हैं, ठीक है। फाइनली बी को मैं ऑब्जर्वर मान लेता हूं, कुछ भी बोल देते हैं ना। जब मैंने बी को ऑब्जर्वर माना तो क्या कहानी बनेगी, ध्यान से देखना सभी लोग। अब जब मैंने बी को ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया है यहां पे, तो कहानी कैसी बनेगी वो मैं बनाने जा रहा हूं। ये है बी जो कि रेस्ट पे है बी, है ना, ये अब बी रेस्ट पे आ चुका है, क्योंकि बी को मैंने ऑब्जर्वर माना था, वो रेस्ट पे आ चुका है। बी के रेस्पेक्ट में कार ए का मोशन किधर होगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए। बेटा अगर बी ऑब्जर्वर है तो वो खुद को रेस्ट पे मानता है, तो अपनी वेलोसिटी वो कार ए के पास अज्यूम करता है। तो अगर जो ऑब्जर्वर है बेटा, वो अपनी वेलोसिटी इसके पास सोचता है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो वो अपनी वेलोसिटी, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो रेस्ट पे, वो मानता है खुद को रेस्ट पे, असल में वो भी चल रहा है, वो खुद को रेस्ट पे मानता है, असल में वो भी चल रहा है, लेकिन वो खुद को सोचता है मैं तो रेस्ट पे हूं। तो इसको बी को ए कहां आती हुई नजर आएगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, या फिर सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब आप खुद ही देखो ना, ए की वेलोसिटी कहां पे, आई कैप, सो इट विल बी वी ए आई कैप। बी की वेलोसिटी कहां पे, जे कैप, तो माइनस का वी बी जे कैप। बताओ भाई क्या डायरेक्शन बनेगी, वी ए आई कैप माइनस वी बी जे कैप। बेटा माइनस का वी बी इधर बनेगा, सो इट विल बी वी बी। तो बी के लिए ए की वेलोसिटी कहीं यहां पे आने वाली है, लाइक दिस। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। सो बी ने खुद को रेस्ट पे माना और उसने ए को ऑब्जर्व किया। जब उसने ए को देखा तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी यहां पे कहीं पे आ रही थी। तो बी के लिए ए वाली गाड़ी इधर जा रही है। जब ये ए वाली गाड़ी जहां जा रही थी तो ए और बी में सबसे छोटा डिस्टेंस कहां पे पड़ेगा, ए और बी में सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ये वाला, परपेंडिकुलर पे। ये जो ए बी, देखो कार ए का जो वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में, जिस रास्ते पे वो जा रही है, उनके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस यही होता है ना। तो यहां पे दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कार ए एंड बी। बी ने खुद को रेस्ट पे माना, खुद को रेस्ट पे मान के उसने अपनी वेलोसिटी ए को दे दी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी यहां पे कहीं पे ऐसे बन रहा है जाके। तो हमने बोला कि भाई व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी। तो अगर मान लो कार ए इधर जा रही है, कार ए अगर इधर जा रही है तो बी के सबसे करीब कहां होगी, यहां पे, इधर परपेंडिकुलर पाथ पे, ठीक है। सो लेट अस मार्क दिस पॉइंट एज ओ, दिस पॉइंट एज ई एंड दिस इज ऑलरेडी पॉइंट बी, ठीक है। तो ओ ए इट इज योर 500 मीटर, ओ बी इट इज योर 400 मीटर। आई डोंट नो ओ ई कितना है, मुझे ओ ई निकालना पड़ेगा, मैं नहीं जानता वो कितना है, वो निकाल लेंगे। लेट अस कंसीडर दिस एंगल टू बी थीटा, ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया बेटा। सो फ्रॉम हियर tan थीटा कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा तो इसको लिखते हैं परपेंडिकुलर पे कौन आएगा, वी बी अपॉन वी ए। सो यहां पे वी बी कितना था 15, वी ए कितना था 20, तो इट विल बी योर 3/5/4, 3/4। सो tan थीटा कितना बनता है 3/4। ऑल्सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे कौन है ओ ई, बेस पे कौन है ओ ए। सो ओ ई डिवाइडेड बाय 500 इज ऑल्सो tan थीटा। सो ये tan थीटा इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगा, ये tan थीटा इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगा। दोनों को इक्वेट करना है आप लोगों को। देखो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ओ ई, बेस ओ ए, ठीक है। ऑल्सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे कौन वी बी अपॉन वी ए। तो एक बार tan थीटा ये मिल गया, एक बार tan थीटा ये मिल गया, दोनों को कंपेयर करते हैं, उससे ओ ई मिल जाएगा मुझे, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट हियर। सो ओ ई डिवाइडेड बाय 500 इक्वल्स टू 3/4। चलेगा ये, दौड़ेगा सर। 2 से ये काट गया, 2 से ये 250 टाइम्स कट जाएगा। ओ ई कम्स आउट बी 750 डिवाइड बाय 2। 3/5 था ना ये, ओहो
5 3 15, 5 4 20, 3/4, ठीक है, ठीक है, मीटर। और काट दे इसको, कितना बनेगा, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14 and 2 5 10, so it comes out BOE। डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं थोड़ा बड़े स्केल पे। यहां पे है कार ए, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, दिस इज योर कार ए हैविंग द वेलोसिटी VA, यहां पे इसको एक और वेलोसिटी VB मिल गई थी, तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। यहां पे थी कार B जिसके पास थी वेलोसिटी, दिस पॉइंट इज योर E, दिस पॉइंट इज योर O, दिस पॉइंट इज योर A, ये एंगल थीटा था, इट इज योर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। मैंने क्या बोला था, B यहां पे ऑब्जर्वर था, और जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद को हमेशा किस पे मानता है, रेस्ट पे। ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट पे मानता है, तो B वाला यहां पे रुका हुआ है, उसने देखा A वाला इधर ऐसे जा रहा था, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, क्या OE, ये BE इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमने बोला नहीं सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो ऐसी होगी जो कि यहां पे ऐसे बनेगी। सो लेट्स से दिस इज पॉइंट D, सो OD इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा, OD इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। जरा गौर फरमाइएगा, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, सो इट कम्स आउट बी 90 माइनस का थीटा। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी सेम हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। मेरे बच्चे, नया 90 माइनस थीटा, ये 90, तो दिस एंगल कम्स आउट बी थीटा। क्या बात है सर, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 माइनस का थीटा। नाउ द पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट OD, सॉरी BD है ये, नॉट OD, it's BD, can be written as BE cos theta, BE cos theta, ठीक है। सो BD को क्या लिखेंगे बेटा, BE cos theta, BE cos theta, BE cos theta कर लेंगे सर। BE कितना होगा पहले ये निकालते हैं, तो BE इज इक्वल्स टू OB माइनस OE। OB था टोटल 400 और OE निकाला भी 375, हाउ मच इट इज, आई थिंक इट्स कम्स आउट बी 25, सो किलोमीटर्स, चलिए कहानी, ओ सॉरी मीटर्स में था ना ये, सो BE निकाल लिया। सेकेंडली देखो देखो मैंने अभी सब क्या किया, BE को निकाला है, उसके बाद BD जो होता है BE cos थीटा होता है। cos थीटा कैसे निकाले, tan थीटा आपको पता है कितना आया था, tan थीटा आया था 3/4, और बेटा tan थीटा 3/4 यानी कि थीटा 37 डिग्री होता है, भूल गए क्या तुम लोग, tan थीटा 3/4, थीटा 37 डिग्री। चलिए भाई, तो पुट इट हियर, इट विल बी 25 इंटू cos थीटा, या cos 37 बोल देता हूं, सो 25 इंटू 4/5, बेटा सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी 20 मीटर, सो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स, इट विल बी 20 मीटर्स। तो ये बी ऑप्शन में मुझे मिलता है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब मैं फिर से बताता हूं क्या अप्रोच है हमारी। हमने बोला ठीक है भाई, पहली गाड़ी यहां पे ए, दूसरी गाड़ी यहां पे बी। ए वाली गाड़ी यहां से 500 मीटर की डिस्टेंस पे, बी वाली गाड़ी यहां से 400 मीटर की डिस्टेंस पे। ए वाली जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, बी वाली जा रही है 15 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से सुनो इस बात को, सब बढ़िया चल रहा था। मैंने बोला इसको हम रिलेटिव मोशन से सॉल्व करते हैं, क्योंकि उससे सॉल्व करना ज्यादा आसान है रादर देन हम अपने कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करें, जिसमें कि हम क्या करते हैं, टाइम के बाद पे हम देखते हैं कि भाई एक टाइम होगा जब यहाँ पे डिस्टेंस इनकी शॉर्टेस्ट होगी, वो सारी चीजें करते हैं। अब ध्यान से सुनेगा, है ना। रिलेटिव से किया तो मैंने बोला यार रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक का मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में। रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी एक का मोशन दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो भाई किसका मोशन देखें और किसके रेस्पेक्ट में देखें। तो मैंने बोला मान लो हमारा ये जो ऑब्जर्वर है वो है बी। अगर हमारा ऑब्जर्वर बी हो जाएगा तो अब हम फाइंड करेंगे मोशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी ऑब्जर्वर हो गया। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, इट मींस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बेटा ए का वेलोसिटी मुझे नहीं पता, 20 होता है वैसे तो, है ना। तो इट कैन बी सिंपली रिटन एज 20 आई कैप, और वेलोसिटी ऑफ बी लिखेंगे माइनस का 15 जे कैप। अब यार यहां से समझदारी तुमने दिखा ली,
तुमने बोला कि सर 20 आई कैप मतलब ये तो समझ आता है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये जो 15 जे कैप है इट शोज कि वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो इधर की तरफ है। तो वी ए बी लिखने गए तो इट विल बी ऑफ वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए और माइनस वी बी का जो रिजल्टेंट है वो है वी ए बी। बोल सकते हो ना ऐसे, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 20 आई कैप प्लस माइनस का 15 जे कैप। क्या मतलब हुआ, 20 आई कैप और माइनस 15 जे कैप का रिजल्टेंट है वी ए बी। ये तो वेक्टर से ज्ञान हमारे पास था इसी। जब हमने वी ए बी को पाथ को आगे बढ़ाया देन विल फाइंड कि वो यहां से ऐसे क्रॉस करके जा रहा है। तो हमने क्या फाइंड किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। इसको जरा आगे एक्सटेंड करो, यहां पे किया मैंने, तो ये है वी ए बी, इसको एक्सटेंड किया तो वो ऐसे ऐसे क्रॉस कर गया। बी अपने आप को रेस्ट पे सोचता है, तो बी ने बोला कि हमारे बीच सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, क्या ये बीई होगा। हमने बोला नहीं, बी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला, बी से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला। नाउ दिस पॉइंट इज योर डी, तो बेटा बी डी होता है सबसे छोटा डिस्टेंस। बी डी क्या होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। मेरा टारगेट है कि मैं बी डी को फाइंड करूं। बी डी को फाइंड करने के लिए मैंने बोला कि यार देखते हैं कैसे फाइंड किया जाए। तो सबसे पहला टास्क हमने बोला कि यार ये जो वी ए बी है ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो देख लेते हैं। तो आप भी समझदार हो, मैं भी जानता हूं कि tan थीटा अगर कोई हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है इट विल बी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। tan थीटा अगर हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनता है इट कैन बी रिटन एज y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना 15, x कंपोनेंट कितना 20। तो देखो यहां पे कहां गया, यहां पे सॉरी 15/20 tan थीटा 15/20 3/4 हो गया। इसको मार्क किया इक्वेशन नंबर 1। हॉरिजॉन्टल से एंगल बन रहा है वीएबी का, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वीएबी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये रहा थीटा। ये तो बोला भाई ये वेक्टर वीएबी है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है इट विल बी इक्वल टू द y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट कितना 15, x कंपोनेंट कितना 20। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया इसने, ठीक है। फिर मेरे को एक ट्राइंगल दिखने लगा यहां पे, जो मैंने तुम्हें भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे देखेंगे ये वाला ट्राइंगल ओ ए ई, ओ ए ई, ओ ए ई। तो ट्राइंगल ओ ए ई में हमने ये फॉर्मूला लगाया tan थीटा का। सो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कौन है ओ ई, बेस में कौन है ओ ए। सो परपेंडिकुलर में है ओ ई, बेस में है ओ ए। सो tan थीटा ओ ई अपॉन ओ ए। ओ ई मुझे नहीं पता कितना होता है, मैंने लिख दिया ओ ई। ओ ए तो पता है 500 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा था, लिख दिया 500। ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो दोनों को इक्वेट किया जाए। तो मैंने दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 नाम देके इनको कर दिया इक्वेट, है ना। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मैंने इक्वेट किया। सो ओ ई अपॉन 500 इक्वल्स टू 3/4। सॉल्व किया 2 to 4 250, 250 इधर गया मल्टीप्लाई हुआ 750 अपॉन 2, सॉल्व करके 375 मिलता है। तो पता चल गया ओ ई ये जो पार्ट है बेटा वो 375 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर ये एंगल थीटा ये 90, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये वाले। ये देखो 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा। ये 90 है क्योंकि बी से आपने एक परपेंडिकुलर डाला था। यहाँ पे बी से अगर आपने परपेंडिकुलर डाला दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, दिस वन। बेटा ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो क्या ये एंगल थीटा नहीं बनेगा। सो एंगल ई बी डी ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। ये बी ई है, ये थीटा है, तो बी ई कॉस थीटा, बी ई कॉस थीटा, समझ लो। सो बी डी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था इक्वल्स टू बी ई कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। जब मैंने tan थीटा को 3/4 देखा, जब मैंने tan थीटा को 3/4 देखा तो ही मेरे मन में ख्याल आ गया था कि थीटा 37 होगा। पता है ना ये सारी बातें में। जब मैंने tan थीटा को 3/4 देखा था तभी मेरे मन में ख्याल आ गया था कि जो थीटा होगा वो 37 डिग्री होगा। सो वो थीटा को 37 डिग्री बनाया हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो इट विल बी योर बी ई कॉस 37। बट व्हाट अबाउट द बी ई, बी ई कैसे निकालें। तो बी ई निकालना बड़ा आसान है। ओबी में से ओ ई को माइनस किया, ओबी में से ओ ई को माइनस किया। ओबी हमें क्वेश्चन में 400 दे रखा था, ओ ई 375 हुआ। 400 माइनस 375, रिमेनिंग पार्ट इज 25। तो बीई की जगह 25 पुट किया, cos 37 4/5 होता है, सॉल्व करके 20 मीटर आया, खत्म सवाल।
अब दूसरा मेथड जो कन्वेंशनल होता है बहुत लंबा जाएगा, सबसे पहले आप टाइम निकालोगे, है ना, उसका भी तरीका बता देता हूं आपको थोड़ा सा। तो सेकंड मेथड वैसे मैं प्रीफर नहीं करता हूं, और मैं तुम्हें भी नहीं बोलूंगा कि मत करो यार, क्योंकि बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। मान लीजिए ये है हमारे पास बी, ये है हमारे पास ए, मैंने बोला कुछ समय के बाद ये ए यहां पे पहुंच जाएगा, कुछ समय के बाद बी यहां पे पहुंच जाएगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस है, उसको शॉर्टेस्ट बनाना है, ठीक है। ये मूव करा था वी ए से, ये मूव करा था वी बी से, तो बेटा ये जो डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल की है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, लेट डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, ये सेकंड मेथड है बेटा, है ना, बिना रिलेटिव के कैसे करना है। किसी भी पार्टिकल को हमने देखा तो किसी टाइम टी पे पार्टिकल पहुंचा यहां पे, इसको मैंने बोला ए डैश, इसको मैंने बोला बी डैश, दिस इज योर पॉइंट ओ। ये सेपरेशन है बेटा 400 का, ये सेपरेशन है बेटा 500 का। सो नाउ ओ ए डैश इक्वल्स टू ओ ए माइनस ए ए डैश। ओ ए कितना 500, बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा वी ए इंटू टी माइनस का वी ए इंटू टी, 500 माइनस का 20 इंटू टी। फिर मैं यहां पे आया ओ बी डैश निकालने के लिए, ओ बी डैश विल बी इक्वल्स टू ओ बी माइनस का बी बी डैश। ओ बी कितना 400 माइनस का ये कितना, ये डिस्टेंस हो जाएगा वी बी टी, सोच के देखो, सो माइनस का वी बी टी इज योर ओ बी डैश, तो 400 माइनस का 15 टी ओ बी डैश, ठीक है। तो यहां पे ओ ए डैश मिला, ये ओ बी डैश मिला, तो अब इस ट्राइंगल को ही कंसीडर करना है हमें, है ना। सो वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश। तो इसमें ए डैश बी डैश निकालना पड़ेगा आपको, इट विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ओ ए डैश का स्क्वायर प्लस ओ बी डैश का स्क्वायर। ये डिस्टेंस मिलेगी, ये रहा ओ ए डैश, ये रहा ओ बी डैश, ये यहां पे पुट करना है, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन लगेगा उसमें, है ना। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा बेटा, तो इतने मेथड पे मत जाओ, ये कन्वेंशनल मेथड है। जब हमें रिलेटिव का ज्ञान नहीं था तो ऐसे करना पड़ता, लेकिन आज हमें रिलेटिव का ज्ञान है, तो देखो रिलेटिव का ज्ञान होने की वजह से सिर्फ 2 पन्नों में हमने इसको सॉल्व किया है। इसको अभी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ओ ए डैश पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, ओ बी डैश पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, आपकी इक्वेशन बनेगी ए डैश बी डैश की। फिर कंडीशन लगाओगे फॉर मिनिमा, याद है कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा क्या होता था, हाँ वही आप कंडीशन यहां पे लगाओगे। टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वेशन आएगी, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो टाइम मिलेगा, वो टाइम यहां पुट करोगे तो मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। बहुत लंबा मेथड है ये, मत जाओ इस मेथड पे, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तुम लोगों को ये मेथड करने के लिए। बाकी तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, तुम्हें करना है तो तरीका बता दिया है, ट्राई कर सकते हो एक बार खुद से। फिलहाल तो ये रिलेटिव से जो हमने किया है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट, यहां पे आओ, ये सारी बातें लिखो यार। देखो रिलेटिव से करने में जल्दी से निपट जाएगी चीजें, ठीक है। बाकी ये पहला मेथड हो गया हमारा, मैं मेंशन करूं क्या मेथड 1 मेथड 2 करके। मेथड 1 है ये पूरा अपना, रिलेटिव मोशन से किया हमने इसको सॉल्व। फिर यहां पे मेथड 2 आता है, ये सेकंड वाला मेथड होता है जिसमें हमने अपना कन्वेंशनल मेथड, जब हम रिलेटिव के बारे में नहीं जानते थे तो कैसे करते, ये वो तरीका है। बट यार ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा तुम लोगों को। हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत है, वैसे भी किल्लत मतलब समझ रहा हूं तुम लोग, कमी है, शॉर्टेज है। सो आई डोंट थिंक कि दिस मेथड इज वर्थी फॉर दिस, क्योंकि अभी यहाँ पे पुट करोगे स्क्वायर वगैरह करके डिफरेंशिएशन करोगे, और सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रिलेटिव से करो, बढ़िया काम निपट जाएंगे, ठीक है। ट्राई कर सकते हो तुम लोग, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, ट्राई जरूर करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ बोट मूव रिलेटिव टू द वाटर विद द वेलोसिटी व्हिच इज 1/n। बेटा रिलेटिव टू द वाटर समझ के ना, वेलोसिटी ऑफ बोट है बेटा इन स्टिल वाटर। जब भी बोट पानी में चलती है तो इसी वेलोसिटी से चलेगी, और इन्होंने कहा है VBR जो है वो 1/n टाइम्स है VR, एज पर द क्वेश्चन यही बात बोली गई है। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू द वाटर विद द वेलोसिटी व्हिच इज 1/n टाइम्स द रिवर फ्लो वेलोसिटी। At what angle to the stream direction must be boat move to minimize the drift? बेटा यहां पे ड्रिफ्ट 0 नहीं करना, ड्रिफ्ट मिनिमम रखना है। भावनाओं को समझो, इससे पहले जो मैंने आपको केस कराए थे उसमें ड्रिफ्ट 0 करा था, लेकिन यहां पे मैं चाहता हूं ड्रिफ्ट मिनिमम हो, नॉट 0, है ना। तो कैसे करें,
सो लेट अस कंसीडर कि यहां पे रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, रिवर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हम बोलते थे कि पहले हम इसको इधर एंगल पे लेके जाते थे जिससे कि ड्रिफ्ट जीरो हो जाए, बट नाउ आई एम सेइंग कि नहीं यार, वो मुझसे एंगल जो है ये मांग रहा है व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम। तो मान लीजिए मैं बोट अपनी लेके गया इधर, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, चीजें थोड़ा सा गंदी सी लग रही है ना, कचरा सा लग रहा है। लेट अस कंसीडर दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर हियर, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कहीं पे भी बना दीजिए। वेलोसिटी ऑफ रिवर से थीटा एंगल पे हम अपनी बोट को लेके जा रहे हैं जिससे कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। वेलोसिटी बता ये बोला एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब स्ट्रीम की डायरेक्शन, रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, रिवर के डायरेक्शन से कितने एंगल पे, रिवर के डायरेक्शन से कितने एंगल पे आप अपनी बोट लेके जाएंगे कि जो ड्रिफ्ट है वो मिनिमम हो जाए। तो मैंने बोला मान लो थीटा एंगल पे लेके जा रहा हूं मैं, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बहुत ही बढ़िया। तो एक कंपोनेंट यहां पे बनेगा VBR cos 180 माइनस थीटा, तो VBR cos 180 माइनस थीटा, बेटा 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा होता है, तो माइनस का VBR cos थीटा बन जाएगा। ये माइनस का साइन डायरेक्शन को बताता है बेटा, तो ये जो बात है ये गलत हो जाएगी, इसका ध्यान देखना आप लोग, है ना, यहां पे ध्यान देखना है। एक और चीज, इट विल बी ऑफ VBR साइन 180 माइनस का थीटा। मैं थीटा के हिसाब से नहीं बल्कि मैं इस छोटे से एंगल अल्फा के हिसाब से चल रहा हूं जो कि 180 माइनस थीटा है। मैं थीटा के हिसाब से नहीं चल रहा हूं, मैं अल्फा के हिसाब से चल रहा हूं जो कि 180 माइनस थीटा है। इट विल बी योर VBR साइन थीटा अगेन, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। मैं चाहता हूं ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए, मैं चाहता हूं ड्रिफ्ट मिनिमम हो जाए। पहली बात तो नदी को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो नदी को क्रॉस करने में टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, नदी को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा इट विल बी योर डिस्टेंस। बेटा नदी की विड्थ कितनी हो जाएगी, नदी की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मान लो सर D है, मान लो द विड्थ ऑफ द रिवर इज D, सोच लिया, मान लिया, हाँ सर, सो D अपॉन VBR साइन थीटा लिख दूं क्या मैं ऐसे, नदी को क्रॉस करना चाहते हो इधर की डायरेक्शन में, बेटा इट विल बी योर VBR साइन थीटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, नदी इसको आगे लेके जाएगी, तो यहां पे देखो माइनस का VBR cos थीटा पीछे और VR आगे, तो ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। अभी मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, ये कहानी पूरी डिफाइन हुई है फॉर द वर्टिकल मोशन। अब डिफाइन करने जा रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल मोशन को जो कि रिवर की डायरेक्शन में था, अलोंग रिवर, क्योंकि ड्रिफ्ट तो क्या होगा बेटा रिवर की डायरेक्शन में होगा, तो अलोंग स्ट्रीम लिख देता हूं मैं इसको। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आएगी बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी विल बी ऑफ VR माइनस माइनस का VBR cos थीटा। बोलो सही बात चली क्या, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर था और आदमी इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस होता है। लेकिन ये देखो ये माइनस का VBR हो रहा है, ये माइनस का VBR हो रहा है, तो मैंने यहां पे भी माइनस का VBR ही लिखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा, हियर द रिलेटिव वेलोसिटी कम्स आउट बी VR प्लस का VBR cos थीटा। समझते हो बात को, कोई शक तो नहीं है। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है D अपॉन VBR साइन थीटा। बेटा यहां पे जो ड्रिफ्ट होता है, ड्रिफ्ट उसको x से डिनोट किया जाता है, इट विल बी योर V रिलेटिव इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो ड्रिफ्ट होगा मेरे बच्चे वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, जो ड्रिफ्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, इधर जा रहा है, मान लो वो यहां पहुंचा, तो दिस विल बी योर ड्रिफ्ट, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है रिलेटिव वाली वो, और साथ में इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, यही बोलते हो ड्रिफ्ट के लिए। इधर की डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी और टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी है अपने पास में, ओवरऑल V रिलेटिव हमारी ओवरऑल इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि ओवरऑल बोट इस डायरेक्शन में जा रही है ना। सो इट इज गिवन बाय VR, क्योंकि स्ट्रीम के अपोजिट में जा रहा है, ध्यान से सुना, स्ट्रीम के अपोजिट में जा रहा था, इसलिए VBR cos थीटा माइनस होना चाहिए था, तो VR माइनस VBR cos थीटा, लेकिन बाय चांस वो VBR cos थीटा भी नेगेटिव निकला, माइनस का VBR हो रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस का VBR cos थीटा, ऐसा करने से रिलेटिव वेलोसिटी आती है VR प्लस VBR cos थीटा। ड्रिफ्ट ये हो गया, तो इट विल बी योर VR प्लस VBR
कॉस थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा। बेटा पूरी पिक्चर थीटा पे डिपेंड करती है ना, ये ड्रिफ्ट आया है, ये क्या निकला हमारे पास, ड्रिफ्ट निकला है ये। नाउ आई वांट ड्रिफ्ट टू बी मिनिमम, ड्रिफ्ट को मिनिमम करना है बेटा। मिनिमम करने के लिए dx अपॉन डी थीटा शुड बी 0, क्योंकि कहानी पूरी थीटा में ही डिपेंड करी है। कहानी जो है थीटा पे टिकी हुई है, तो dx बाई डी थीटा शुड बी 0। कंडीशन है बेटा फॉर मैक्सिमा मिनिमा, याद आया होगा तुम लोगों को, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, रिमेंबर? याद आ गया कुछ? चलिए भाई डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पे ये वी आर वी बी आर इन सबको भूल जाओ, बाकी की कहानी को ध्यान पे रखना, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। सो डी बाई डी थीटा पुट करिए, डी बाई डी थीटा एक्स की जगह पे वी आर प्लस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर साइन थीटा शुड बी 0। तो देखो भाई एक काम करते हैं, यहां से वी बी आर को बाहर निकाल देते हैं। सो वी बी आर बाहर आ जाएगा और इधर से भी डी अपॉन वी बी आर बाहर आ जाएगा। सो इट विल बी डी बाई डी थीटा ऑफ वी आर अपॉन वी बी आर प्लस का कॉस थीटा डॉट 1 अपॉन साइन थीटा। क्या बात है सर, मजा ही आ गया। इट शुड बी इक्वल टू 0। भाई ये पार्ट कांस्टेंट है, ये पार्ट कांस्टेंट है, उधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन कैन बी सिंपली रिटन एज डी बाई डी थीटा ऑफ, ऐसे रहने दे इसको, वी आर अपॉन वी बी आर प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। u बाई वी मेथड लगा सकते हो मेरे बच्चे इसके लिए, आप u अपॉन वी मेथड, u बाई वी, u बाई वी, u बाई वी, है ना। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करा हम लोगों ने u का, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा, ठीक है। और बाहर साइन थीटा ऑलरेडी चल रहा था। यार मुझे नहीं लगता यहां पे हो पाएगा डिफरेंशिएशन। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज अगेन, ठीक है। तो इसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन थीटा को बाहर रखेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा को बाहर रखा, u बाई वी मेथड लगा रहा हूं मैं, u बाई वी मेथड, है ना। तो वी आर अपॉन वी बी आर प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, हो गया ये सब माइनस। अब इस पार्ट को बाहर रखते हैं, वी आर अपॉन वी बी आर प्लस का कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। अब साइन थीटा नाराज हो गया तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर, स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व इट। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू, बेटा इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा माइनस वी आर अपॉन वी बी आर, वी आर अपॉन वी बी आर प्लस का कॉस थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस थीटा होता है। ये साइन थीटा को उधर भेज दिया तो वो 0 हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, उधर भेज दिया 0 हो गया। सो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो माइनस का वी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओहो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इधर गया, प्लस का माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर गया, प्लस का, ये तो 1 होता है, ये तो 1 होता है। तो फ्रॉम हियर वी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। सो वी आर अपॉन वी बी आर कॉस थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये इनका रेशो जानते हो आप लोग? ये देखो दे रखा है स्टार्टिंग में, कहां गया, देखो वी बी आर इक्वल्स टू 1 बाय n टाइम्स ऑफ वी आर। तो वी आर को लिखा जाएगा n टाइम्स ऑफ वी बी आर, लिख सकते हैं ना ऐसा, वी आर को n टाइम्स ऑफ वी बी आर, उठा के पुट कर देते हैं वहां पे, वी आर की जगह n टाइम्स ऑफ वी बी आर डिवाइडेड बाय वी बी आर कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1। वी बी आर से वी बी आर मर जाएगा, कॉस थीटा बनेगा माइनस का 1 बाय n।
बेटा इसको संग से लिखते हैं। आप जानते हो थीटा जो है वो ग्रेटर देन है 90 डिग्री, तो ये कोशिश मत करना कि इसको 90 माइनस थीटा लिखोगे, इसको थीटा माइनस का 90 इक्वल्स टू 1/n। ठीक है, समझ गए ना बात को? तो इसको 90 माइनस थीटा मत करना, सॉरी इट विल बी साइन ऑफ थीटा माइनस का 90, साइन ऑफ थीटा माइनस का 90। तुम जानते हो ना बेटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ 90 माइनस का थीटा इट विल बी योर कॉस थीटा। बट क्योंकि सर अभी सेकंड क्वाड्रेंट की बातें चल रही है, थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो चुका है, सेकंड क्वाड्रेंट की बातें चल रही है, तो यहां पे माइनस का कॉस थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं साइन थीटा माइनस का 90 तो इट विल बी योर कॉस थीटा, और अगर मैं लिखूं इसको कॉस थीटा, अगर मेरा माइनस का 1/n आ रहा है तो यहां पे लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 माइनस का थीटा इक्वल्स टू 1/n। बट क्योंकि थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसको मैं 90 माइनस थीटा ना लिख के थीटा माइनस का 90 लिखूंगा इसको। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये बात हम जानते हैं, तो इसको हमने साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। देखो ना यार, तुम भी सोचो ना जरा, डायग्राम देख के तुम्हें थीटा क्या दिख रहा था? डायग्राम को देखो, डायग्राम को देख के तुम्हें थीटा क्या लग रहा है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑफ कोर्स सर, डायग्राम को देखा तो ऐसा लगा जैसे थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं अभी हम, है ना? कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है, बहुत अच्छी बात है, हमारा कॉस भी नेगेटिव आ रहा है। मैं सर इसको पॉजिटिव फॉर्मेट में देखना चाहता हूं, तो कोई बात नहीं, कॉस को साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। बेटा कॉस को साइन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। अरे यार, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? बोलो। सिमिलरली अगर मैं लिखूं साइन 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? तो अगर आपको कॉस से साइन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कॉस थीटा माइनस का 1/n है, मैं साइन के फॉर्मेट में लिखना चाहता हूं, तो साइन 9 थीटा माइनस का 90 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। तो साइन थीटा माइनस का 90, ये माइनस का 1/n प्लस का 1/n हो जाएगा। साइन के फॉर्मेट में लिखा तो पॉजिटिव हो गया ये बेटा। ये सारी बातें लिखनी है लिखा, मिटा रहा हूं ये सब कुछ, मैं पता होना चाहिए तुम्हें ये सब। सो फ्रॉम हियर थीटा माइनस का 90 को π/2 लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n, साइन इनवर्स 1/n, सो थीटा विल बी इक्वल्स टू π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/n। तो यहां पे थीटा का वैल्यू बनेगा 90 प्लस का साइन इनवर्स 1/n। दिस इज योर फाइनल आंसर। थीटा का वैल्यू बनेगा 90 प्लस का साइन इनवर्स n, है ना, साइन इनवर्स 1/n। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये हमें मिलता है यहां पे सी में। बेटा इसके लिए ड्रिफ्ट मिनिमम हुआ है, जीरो नहीं हुआ। जीरो के लिए अलग बातें थी, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो जीरो के लिए था। जो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे जीरो के लिए डिफाइन किया था, बट दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमम ड्रिफ्ट। इंपॉर्टेंट सवाल, हैशटैग सितारे जो चमकाने चमका लो इस पे, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो ड्रिफ्ट मिनिमम हो तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस फॉर दिस पार्ट। आपको पहले टाइम निकालना है, फिर आपको ड्रिफ्ट निकालनी है, ड्रिफ्ट निकालने के बाद आपको कंडीशन लगानी है फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन लगाओगे टाइम के रेस्पेक्ट में, सॉरी इसका डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिपेंड कर रहा है थीटा पे, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 करना है। तो ये सारे प्रोसेस हमने किया। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आपको पहले इसको कन्वर्ट किया, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में हमने इसको कन्वर्ट किया। इसके अलावा हमने क्या किया भाई? डिफरेंशिएशन किया, u/v मेथड लगा लिया। u/v मेथड से सॉल्व करके वी गॉट दिस हियर, ये मिला हमें। cos माइनस cos थीटा माइनस का 1/n। मैंने देखा ऑप्शन सारे साइन के फॉर्मेट में आ रहे थे, ऑप्शंस जो थे वो साइन के फॉर्मेट में आ रहे थे, तो cos को साइन में कन्वर्ट किया, तो cos को जैसे साइन में कन्वर्ट किया, साइन थीटा माइनस 90, ये माइनस का 1/n प्लस का 1/n बन जाता है। यहां से थीटा माइनस का 90, बेटा 90 को π/2 भी लिखते हैं, सो थीटा माइनस का π/2 साइन इनवर्स 1/n होता है, तो थीटा इक्वल्स टू π/2 प्लस का साइन इनवर्स 1/n होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। सो नोट करने की प्रक्रिया, राइट फ्रॉम द हेयर, बहुत अच्छा सवाल था, इसको सॉल्व जरूर करना, खुद से ट्राई फिर से करना बहुत जरूरी है। नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट? ये भी नोट करो। ड्रिफ्ट निकाल लिया था, हाँ सर। उसके बाद कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फिर यहां पे आई
सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन तो आता है सभी को, कोई ऐसा तो नहीं जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है। भाई ऐसे मत करना है ना, चोट हो जाएगी फिर। के भी नोट, ये भी कर लो। ये करने के बाद फाइनली वी गॉट दिस फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा, और फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टू पार्टिकल सेपरेटेड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एज शोन इन द फिगर। बेटा आपको दिख रहा है दो पार्टिकल, दुई पार्टिकल हम लोगों को दिख रहा है। पहला पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, इनको हमने प्रोजेक्ट किया है ना। तो इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम स्पीड ऑफ u अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया u स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। नाउ द टाइम आफ्टर विच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0। भाई कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल मिलेंगे ये बताना है, कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल मिलेंगे ये हमें बताना है ना। यही तो पूछ रहा है बेटा, आफ्टर व्हाट विच टाइम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम 0। इनके बीच का ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 0 हो जाए, मतलब ये कब मिलेंगे, है ना। तो सर देखो यहां पे वेलोसिटी के मुझे दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। एक कंपोनेंट जो होगा इट विल बी लाइक दिस वन, u अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 cos 30 डिग्री, और एक होगा इधर की तरफ विच इज योर u डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 sin 30 डिग्री। साथ ही साथ यहां पे भी कंपोनेंट दो बनेंगे। एक कंपोनेंट इट विल बी योर u cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, और एक कंपोनेंट यहां पे u sin 60 डिग्री। बेटा देखो आपको दिख रहा होगा कि u sin 60 डिग्री और यहां पे u अपॉन रूट 3 sin 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को देखने से एक चीज तो साफ समझ आ रही है कि यार ये तो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे, ये एक दूसरे के पैरेलल चल रहे। y में कभी नहीं मिलने वाले, वर्टिकल डायरेक्शन में ये कभी नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो याद है मैंने आपको 3 पर्सन वाला क्वेश्चन कराया था जिसमें वो तीनों पर्सन एक दूसरे की तरफ जाते थे, वैसे ही सवाल है भी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में बेटा ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, तो y डायरेक्शन में तो कभी नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो सॉल्विंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बेटा यहां पे दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन कितना हो जाएगा, x। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, देखो दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। सो u अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 cos 30 डिग्री प्लस u cos 60 डिग्री, ठीक है। बहुत ही शानदार। cos 30 कितना होता है, रूट 3/2, यहां पे लिख देता हूं इसको। सो v रिलेटिव विल बी u अपॉन अंडर रूट ऑफ 3, cos 30 का वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का u साइन cos 60 बेटा 1/2 होता है। cos 30 रूट 3/2 होता है, वो पुट किया, cos 60 1/2 होता है, पुट किया, रूट 3 से रूट 3 मर जाएगा, u/2 प्लस u/2 बेटा इट कम्स आउट बी u। सो v रिलेटिव हमारे पास u के बराबर आ रहा है। कितने टाइम के बाद मिलेगा, सो टाइम विल बी इक्वल्स टू s रिलेटिव अपॉन v रिलेटिव। s रिलेटिव हो जाएगा बेटा यहाँ पे x, v रिलेटिव हो जाएगा u। तो इतने टाइम के बाद ये पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे। सो इतने टाइम के बाद ये पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे। समझ आती है बातें। तो पार्टिकल कितने टाइम के बाद मिलेंगे, इस टाइम के बाद ये पार्टिकल एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट सभी ने, बढ़े आगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द 2 पॉइंट्स O एंड O'। बेटा 2 पॉइंट से आपको ये पार्टिकल दिख रहे हैं, है ना। O वाला जो है O' से ऊपर है, जैसे एक पार्टिकल को यहां से ऐसे फेंका और एक पार्टिकल को नीचे से फेंका ऐसे, तो दोनों पार्टिकल हाइट पे है ना, दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन। such that d is the horizontal distance and h is the vertical distance between them as shown in the figure। दोनों पार्टिकल के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बेटा d का, और h is the vertical distance। They are projected at the same inclination alpha to the horizontal with the same velocity v, the time after which their separation becomes minimum। बेटा किस समय के बाद इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मिनिमम हो जाएगा। तो आपको बताना है किस समय के बाद इनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होगा।
कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इनके बीच के सेपरेशन को मिनिमम चाहिए अपने को, है ना? क्या किया तुमने इसमें? देखो दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब होगा? पहली बात तो मैं देखता हूं इसको भी देखो, क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन है, एक बार वर्टिकल में सॉल्व करते, एक बार हॉरिजॉन्टल में सॉल्व करते। सो हैशटैग मैंने इसको वर्टिकल में सॉल्व किया। सो वर्टिकल मोशन को देखा तो आई विल कम टू नो कि यार यहां पे पार्टिकल्स को नाम दे देते हैं। ये हमारा लेट से पार्टिकल नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा पार्टिकल नंबर सेकंड हो जाएगा। पहले पार्टिकल के लिए हमने बोला कि वी वाई of the first particle is your v sin alpha. Second particle की vertical velocity again it will be v sin alpha. तो दोनों का जो relative velocity आएगा बेटा it will be your v sin alpha minus v sin alpha. दोनों same direction में है ना, it will be your 0. So time can be written as दोनों के बीच का separation h divided by 0. तो क्या ये vertical में कभी मिल पाएंगे? नहीं सर, ये कभी नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो h डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन वर्टिकल में कितना बेटा? s रिलेटिव, या फिर मैं लिखूं y रिलेटिव। तो इनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन है h, इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी है 0। तो यहां पे वर्टिकल में तो ये कभी नहीं मिलने वाले, है ना? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मिलने में, यानी कि कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल में तो नहीं मिल सकते बेटा। मिलने के चांसेस है तो हॉरिजॉन्टल में है, जो कि इनके बीच का सेपरेशन d है। तो चलो भाई हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर किया हमने हॉरिजॉन्टल मोशन को। तो हॉरिजॉन्टल मोशन को जब हमने सॉल्व किया तो इनके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है बेटा वो d के बराबर है। उसके अलावा जो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी इट विल बी और कितना होगा? पहली बात तो चलो मैं फाइंड कर लेता हूं। सो वी एक्स पहले वाले पार्टिकल के लिए इट विल बी बेटा आई थिंक वी कॉस अल्फा। वी एक्स सेकेंड वाले पार्टिकल के लिए इट विल बी वी कॉस अल्फा अगेन। तो यहां पे दोनों के बीच का रिलेटिव सेपरेशन निकाला तो इट विल बी वी कॉस अल्फा प्लस वी कॉस अल्फा। सो इट कैन बी रिटन एज 2v cos अल्फा। ये v रिलेटिव हुआ। सो x रिलेटिव d है, v रिलेटिव 2v cos अल्फा है। तो इनके बीच में जो मिनिमम सेपरेशन रहेगा वो तभी रह सकता है जब ये दोनों पार्टिकल मिल जाए। सो इट विल बी x रिलेटिव डिवाइड बाय v रिलेटिव। सॉल्व करने पे इट विल बी d अपॉन 2v cos अल्फा। यही हमारा फाइनल आंसर बन सकता है। तो दो पार्टिकल के बीच का सेपरेशन मिनिमम तभी होगा जब वो पार्टिकल आपस में मिल जाएंगे। तो हमने उसी के लिए कंडीशन लगाई d अपॉन 2v cos अल्फा आ रहा है, जो कि मुझे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिख रहा था। सो यह थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे सवाल खत्म हो जाता है। वर्टिकल में कभी नहीं मिलने वाले, हॉरिजॉन्टल में मिलेंगे। तो उसके लिए जो टाइम लगेगा इट विल बी d अपॉन 2v cos अल्फा। लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिख लिया सभी ने? समझते तो होना तुम लोग? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोलता है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। O से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सो क्या क्या चीजें गिवन है वो साथ साथ ही लिख लीजिए ताकि इजी हो जाए चीजें हमारे लिए। 5 अंडर रूट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.5। तो यहां पे tan अल्फा 0.5 यानी कि 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिली है यहां से आपको। ठीक है, नाउ इट स्ट्राइक्स अ पॉइंट सी ऑन द फिक्स्ड प्लेन ए बी। बेटा ये जो पार्टिकल है वो सी पॉइंट पर जाके टकराता है, जो कि एक फिक्स्ड प्लेन ए बी पे है। ये जो फिक्स्ड प्लेन ए बी है वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब ये ए बी जो है वो बेसिकली एक इंक्लाइंड प्लेन है। ए बी जो है वो एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा। इस पे हमें सॉल्व करना है कहानी को। ठीक है, तो हमें बताना है कि यहाँ पे द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी कितना होगा। पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? मान लीजिए पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स कॉमा वाई। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एक्स कॉमा वाई। तो यहां पे देखिए जरा, दिस डिस्टेंस विल बी योर एक्स, दिस डिस्टेंस विल बी योर वाई। ठीक है, तो ये बात तो समझ आती है ना बेटा? अगर सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा, ये डिस्टेंस y हो जाएगा। यहां पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट D। सो मैं कंसीडर कर रहा हूं ट्राइंगल ACD को।
ट्राइंगल ACD को कंसीडर करा, मैं फिर से बना देता हूं यहां पे, दिस इज योर पॉइंट A, दिस इज योर पॉइंट C एंड दिस इज योर पॉइंट D। अगर C के कोऑर्डिनेट्स है बेटा x, y, आई सिंपली मीन इट विल बी योर x, इट विल बी योर y। सोच लो थोड़ी सी देर के लिए, वैसे x, y नहीं होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 10/3 प्लस x, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इट विल बी योर 10/3 प्लस x। तो मैं कोऑर्डिनेट्स अभी नहीं लिखता हूं, बाद में लिखूंगा ताकि इजी हो जाए चीजें समझने के लिए। अभी तो आप सिर्फ सोच लीजिए कि ये डिस्टेंस x और y होगा, क्योंकि c का कोऑर्डिनेट जब बनेगा इट विल बी 10/3 प्लस का x, y, ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो मुझे x ये बताना है, c का कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 10/3 प्लस x, मुझे ये फाइंड करना है, लेकिन उसके लिए मुझे x की वैल्यू पता होनी चाहिए। चलिए भाई, तो 37 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा था, इसलिए बोल रहा हूं कोऑर्डिनेट अभी मत लिखो, कंफ्यूजिंग होगा थोड़ा सा, कोऑर्डिनेट अभी नहीं लिखेंगे। सो यहां पे tan 37 डिग्री, इट्स योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 37 बेटा कितना होता है, 3/4 होता है ना। इट विल बी योर y अपॉन x, सो y इक्वल्स टू 3x/4। डब्बे में बंद कर लो, काम की बात है, डब्बे में बंद किया, काम की बात है, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बेटा कितना, अल्फा। tan अल्फा है बेटा 1/2, तो इट विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से एक बार हाइपोटेन्यूस भी निकाल लो, तो हाइपोटेन्यूस होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख सकूं। सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का 4, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 5। तो हाइपोटेन्यूस होता है अंडर रूट ऑफ 5। ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखूं। आप भी जानते हो u का एक कंपोनेंट x की तरफ आएगा, u कॉस अल्फा। अगर आपको अल्फा का नहीं पता होगा तो फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा कैसे लिखोगे, इट विल बी योर u साइन अल्फा। ठीक है, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था अपना, u कॉस अल्फा, u साइन अल्फा सब बढ़िया चल रहा है। तो बेटा यहां पे क्या एक काम करें, क्या यहां पे काम कर लें, इसमें काम करें, y का डिस्प्लेसमेंट देखें, y के डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, है ना। सो y इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर होता है। लेकिन मुझे टाइम तो पता ही नहीं है कितना टाइम लगेगा। टाइम को लिखते हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो देखो भाई कितना हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस होगा, कितनी स्पीड होगी, वो निकालते हैं, ध्यान से देखना। सो टाइम इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस चले, 10/3 प्लस का x अपॉन हॉरिजॉन्टल में स्पीड, इट विल बी योर v cos अल्फा। पता है ना तुम लोगों को ये, x इक्वल्स टू v cos अल्फा इंटू टी, टी इक्वल्स टू x अपॉन v cos अल्फा। x की जगह यहां पे पुट किया 10/10 प्लस 3x डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय v की जगह 5√5 cos अल्फा बेटा 2 अपॉन √5 हो जाएगा। तो इट विल बी योर 10 प्लस 3x डिवाइड बाय 3 इंटू 10 प्लस 3x डिवाइड बाय 30। तो यहां से हमें जो टाइम मिला है वो होगा 10 प्लस 3x डिवाइड बाय 30। ये टाइम उठा के आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो अपना काम बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू यू साइन अल्फा, y इक्वल्स टू u साइन अल्फा या v साइन अल्फा, जो भी लिखना था लिख लीजिए। यहां पे 10 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 30 माइनस का हाफ इंटू जी की जगह 10 इंटू टी स्क्वायर। सो 10 प्लस 3x डिवाइड बाय 30 का होल स्क्वायर, और y की जगह पे भी 3x/4 पुट कर रहा हूं। तो 3x/4 इक्वल्स टू 5√5 इंटू साइन अल्फा बेटा, साइन अल्फा 1/√5 था, इंटू 10 का प्लस 3x डिवाइड बाय 30 माइनस का 5 इंटू बेटा इसका स्क्वायर करेंगे 100 प्लस का 9x का स्क्वायर प्लस का 60x डिवाइडेड बाय 900। √5 से √5 मर जाएगा, 3x/4 इक्वल्स टू 550 प्लस का 15x डिवाइड बाय 30 माइनस का 500 प्लस का 45x स्क्वायर प्लस का 300x डिवाइड बाय 900। एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लिया, ओवरऑल एलसीएम आएगा आई थिंक 900। तो ये 30 से मल्टीप्लाई होगा 1500, यहाँ आएगा प्लस का 30 से मल्टीप्लाई होगा 15 से 45, 450x माइनस का 500 माइनस का 45x स्क्वायर माइनस का 300x
इज योर 3x/4। चलिए भी सॉल्व किया इसको फर्दर, 3x/4, 3 से कट जाएगी वैसे सारी पिक्चर, वैसे देख लेते हैं। 3x/4 इज इक्वल्स टू, बेटा 1500 में से 500 गया 1000, 450 में से 300 माइनस देंगे तो 150 प्लस का 150x माइनस का 45x² डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, तो 2700x इक्वल्स टू 4000 प्लस का 15 4 60, 600x² माइनस का 45 4 5 4 20, 4 4 16 17 18 180x। ठीक है, जीरो से सारे जीरो मर जाएंगे, तो 270x इक्वल्स टू 400 प्लस का 60x माइनस का 18x²। ठीक है, चलेगा। सो फ्रॉम हियर 18x², ये माइनस का 60 प्लस का 270 माइनस का 60x माइनस का 400 इक्वल्स टू 0। क्या यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है अपने पास में? सो 18x² प्लस का 270 में से 60 को माइनस करना है हम लोगों को, है ना। सो आई थिंक इट विल बी योर 210x माइनस का 400 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। काट दे इसको, कितने से कटेगा? 2 से काट दें, 4 से बनाना है यहाँ पे, देख लेना। हाँ, सो 2 9 18, 9x², 105x माइनस का 200 इक्वल्स टू 0। चलो भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आंखों के सामने आ चुकी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी आंखों के सामने आई है, इसको सॉल्व करना है जिससे x का वैल्यू मिले। लेट्स सॉल्व इट ऑन द नेक्स्ट पेज। 9x² प्लस का 105x माइनस का 200 इक्वल्स टू 0। यही है, चेक कर लो। हाँ सर, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 105 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 105 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस का 200 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 माइनस का 105 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, भाई 105 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो चलो भाई कर लेते हैं। 105 का स्क्वायर भी क्या जा रहा है हमारा? वन 1025 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 2 9 8 72 100 डिवाइडेड बाय 18। देखो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ज्यादा था, इसलिए घबराना मत। 11025 प्लस का 7200 18225, so it comes out be 18225 है ना। सो माइनस का 105 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 18225 डिवाइडेड बाय 18, या 18225 का स्क्वायर रूट कितना बनेगा? 18225 का, चलो करके देख लेते हैं। 18225 कितने से काटे स्क्वायर? 275।
13 के कुछ नियर बाई आ रहा है, चलो भाई देखते हैं एक बार। 13 के कुछ नियर बाई आ रहा होगा, है ना, तो 135 इंटू 135 कर लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं क्या जा रहा है हमारा। 5 5 25, 5 3 15, 16 17 होते हैं, 5 5 6 हो जाता है, 5 3 15 होगा, 3 3 9 1 10 होता है, 3 3 4 होता है, 5 3 1। हाँ तुमने तो मक्कारी कर ली होगी, कैलकुलेटर उठा लिया होगा अभी के अभी, है ना, पर मैं वो नहीं कर सकता ना। लो भाई 18225 135 इंटू 135 करके मिलता है मुझे। भाई देखो मक्कारी मत करो यार, तुम्हें अंडर रूट निकालना वगैरह सब आ जाएगा, है ना, तो इस सब चीज़ों के लिए परेशान मत हो। हाँ मेरे पास ये सारी डिवाइस नहीं है और अभी मुझे ये चीज़ें खुद से सॉल्व करनी है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, बट नो वरीज, हम करेंगे इसको भी सॉल्व। x की दो वैल्यू बनेगी, तो माइनस का 105 प्लस का 135 डिवाइड बाय 18, इसको तो सॉल्व करेंगे तो आई थिंक कितना बनेगा बेटा, देखो तो 135 माइनस का 105, 135 माइनस का 105, 30 बाय 18, 30 बटा 18, 3 10 13, 3 6 18, 3 2 5 10, 2 3 6, 5 बाय 3, और x का वैल्यू एक नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव वाले को भी देख लेते हैं, x का वैल्यू बनेगा माइनस का 105 माइनस का 135 बटा 18, 5 5 2 3 240 बाय 18, लेकिन ये नेगेटिव में आएगा, यही होता है 5 5 10, ये 4 240। पर इसको करने से एक नुकसान है हमारे पास, नुकसान ये है कि भैया x नेगेटिव में आ गया। डायग्राम को देख के साफ पता चलता है कि x नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, डायग्राम को देख के साफ पता चलता है कि x नेगेटिव में तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इधर जा रहा है, पॉजिटिव होगा, तो x को तो नेगेटिव नहीं लिया जा सकता, तो ये वाला पार्ट मैं कंसीडर नहीं करूंगा, मैं कंसीडर करूंगा इसको। तो x का वैल्यू आ रहा है बेटा 5/3, तो x कोऑर्डिनेट जो बनता है इट विल बी 10/3 प्लस का x, 10/3 प्लस का 5/3, 15/3, आंसर विल बी 5। बेटा ये है हमारा फाइनल आंसर। वो आपसे x कोऑर्डिनेट पूछ रहा था और वो आंसर बनेगा आपका 5। वो आपसे x कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, तो x कोऑर्डिनेट होगा 10/3 प्लस का x, स्मॉल x का वैल्यू निकाल चुके हैं, 5/3 होता है, पुट के यहाँ पे 5/3, 15/3 यानी कि 5। दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा है, इसमें करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो इसमें, हमें कोई वो नहीं है ऑप्शन अपने पास। सो इट्स ऑल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट। बेटा इसका जो आंसर आएगा क्या बोला है, देखो, देन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट C इन मीटर इज नियर टू द इंटीजर I, फाइंड द वैल्यू ऑफ I। यह फाइंड किया, 5 आंसर आ रहा है इसका। मीटर्स में चलेगी कहानी, तो 5 मीटर इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। x कोऑर्डिनेट निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। x कोऑर्डिनेट बेटा इसका क्या बनेगा, x, y, तो y जो है वो तो स्मॉल y के बराबर होगा, लेकिन x जो होगा वो होगा 10/3 प्लस का स्मॉल x। बस यही तो करना था। अब स्मॉल x का वैल्यू मिल गया 5/3, तो 5/4 इज द y कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी 5 इज द x कोऑर्डिनेट फॉर दिस। अच्छा सवाल है, सितारा चमका लो। देखो जो भी क्वेश्चन ऐसे टफ वाले देखते हैं उन पे स्टार जरूर लगाना, ठीक है। नोट कीजिए इस सवाल को, फिर आगे बढ़ते हम लोग। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, ये भी नोट कीजिए। y में डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा था हम वो निकाल रहे थे, टाइम के फॉर्मेट में x निकाला और y और x में रिलेशन आया इससे हमारे पास। किया नोट सभी ने? नोट करो, देन यू विल गेट द x कोऑर्डिनेट व्हिच इज योर 5 मीटर। ये है फाइनल आंसर फॉर दिस, 5 है ना। चलिए भाई ये भी नोट कर लीजिए। हो गया ये भी नोट, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए भाई, तो यहां पे हमारे डीपीपी के सवाल होते हैं समाप्त। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको ये डीपीपी के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे कोई वीडियो को दोबारा देखना है, कोई डाउट क्लियर करना है, तो वो क्या करूं मैं उसके लिए, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrain.com पे जा सकते हैं। बेटा वहां जाते ही आपको जाना है IIT JEE वाले डिपार्टमेंट में। यहाँ पे आपको मेरे लेक्चर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे आप ये वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट दिस पेज। इस पेज में यहाँ पे जहां पे वॉच ऑल वीडियोस लिखा है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स प्लस DPPs एंड उनके सॉल्यूशंस सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके रख दिया गया है, ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने के लिए इधर उधर जाके ढूंढना ना पड़े। ढूंढ रहे हो 5 मिनटों के 10 मिनटों के वीडियो नहीं मिल रही, यहाँ पे आके देखो भाई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अरेंज करके रखे हमने, ठीक है। साथ ही साथ ये सारे आपके लिए फ्री रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि सर हम वेबसाइट पे क्यों हैं, यहाँ तो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। भाई कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना वेबसाइट पे आके,
ये जैसा यूट्यूब पे था वैसा ही रहेगा, यहाँ पे भी फ्री रहेंगे आपके लिए सारे लेक्चर्स। बस एक जरिया है जिससे कि आप सीधा हमारे लेक्चर पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो उस जरिए का इस्तेमाल कीजिए और अपना टाइम बचाइए, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं सो मेक श्योर वो जो लाल बटन दिख रहा है दबा दो, अभी दबा दो भाई उसको। उसके अलावा इस सेशन को शेयर करना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, उनको बोलना है कि भाई मैग्नेट ब्रेन पे जेई की प्रिपरेशन चल रही है, जोरदार प्रिपरेशन चल रही है, आके ज्वाइन जरूर कर लें। और सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना। बस इतनी ही बातें आज के सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।